नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और अब भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरह से राजनाथ सिंह ने बयान दिया है और यूएन में भी हमने ये मुद्दा उठाया है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, वहां पर परमाणु बम सुरक्षित नहीं है। ये पूरी मानव सभ्यता के लिए, दुनिया के लिए एक खतरा है और परमाणु बम जो पाकिस्तान के हैं या तो उसे छीन लेने चाहिए या फिर उनको किसी एजेंसी की निगरानी में रहना चाहिए। अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा एटमी पावर है जो बार बार एटमी वॉर की धमकी देता है, जो पूरी दुनिया को एटम बम के नाम पर ब्लैकमेल करता है? पाकिस्तान में वहां की सरकार से ज्यादा पावर वहां की सेना की होती है और कट्टरपंथी संगठनों के पास भी पूरी ताकत होती है, जिसके लिंक्स पहले भी इतिहास में सामने आ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के परमाणु हथियार कतई सुरक्षित नहीं है और अगर ये एटम बम आतंकवादियों के पास आ जाएं तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर सुरक्षा का खतरा हो जाएगा। तो भारत की इस मांग पर क्या वाकई में पाकिस्तान के जो ये परमाणु बम हैं उनसे लिए जा सकते हैं या उन पर किसी तरह की चेक एंड बैलेंस विजिल हो सकती है? इसी पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि ये सवाल उठ क्यों रहा है। देखिए, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे। हिंदुस्तान ये याद रखे, हमारे पास पाव आधा पाव का भी बम है। हमें पता है कि 1 इंच का इस्तेमाल करना है, आधे इंच का करना है, पौनी इंच का करना है या 2 इंच का करना है। 1 पाव का बम, आधा पाव का बम, 1 इंच का बम और आधे इंच का बम। पाकिस्तान की आवाम हो या हुक्मरान, सभी की जुबान पर सिर्फ एक नाम है, परमाणु बम। उनके लिए हर मसले का एक ही जवाब है, परमाणु बम। कोई भी बात हो तो उन्हें सिर्फ परमाणु बम की याद आने लगती है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत के खिलाफ वो सीधी जंग में नहीं जीत सकता। इसलिए बार बार उनकी तरफ से परमाणु बम की धमकी शुरू हो जाती है। भारत ने पहलगाम नरसंहार के विरोध में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया। भारत के निशाने पर सिर्फ दहशतगर्द रहे। एक रिस्पॉन्सिबल देश की तरह भारत ने आतंकी ठिकानों पर हमला किया, किसी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचाया। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले तब हुए जब पाकिस्तान की तरफ से आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। हर बार पाकिस्तान परमाणु बम चिल्लाता है, लेकिन अब भारत पाकिस्तान के एटमी ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त करने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ही नहीं दुनिया भर को पता है कि जो पाकिस्तान अपने परमाणु बम को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता है, असल में वो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। यदि वहाँ परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। जिस पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारों से अधिक सेना का राज रहा हो, जिस पाकिस्तान में आर्मी सबसे ताकतवर हो, जिस पाकिस्तान में हर फैसले सेना के इशारे पर लिए जाते हो, ऐसे देश में परमाणु बम सुरक्षित नहीं हो सकते। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा, जिन आतंकवादियों को पाकिस्तान की सेना और ISI ने तैयार किया, जिन्हें ट्रेनिंग और फंडिंग की, वही दहशतगर्द पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर नजर टिकाए बैठे हैं। साल 2023 में असेसिंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिस्क इन पाकिस्तान नाम से छपी एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन एटमी हथियारों पर कब्जा कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2 आतंकवादी संगठन परमाणु हथियार या उससे जुड़ी सामग्री को चुरा सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार एटमी हथियारों से अपना कंट्रोल खो सकती है। और ये बात ऐसे ही नहीं कही जा रही। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 8 बार आतंकी पाकिस्तान के परमाणु साइट्स को निशाना बना चुके हैं। खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था,
पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है जिसके पास बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार है। बेल्फर सेंटर फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की रिपोर्ट भी बताती है कि पाकिस्तान की परमाणु नीति और परमाणु हथियारों की सुरक्षा दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियार छीन लिए जाएं या फिर पाकिस्तान के एटमी बमों की निगरानी IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी करे, जिससे भारत के साथ पूरी दुनिया को पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग से मुक्ति मिल जाए। तो सवाल बड़ा है कि आखिर क्या पाकिस्तान जो एक फेल्ड स्टेट हो चुका है, जहां कट्टरपंथी और फौज हावी है, उससे एटमी हथियार छीने जा सकते हैं। और ये छीनने की बात आई कहां से, ये भी हम समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बाइडेन की बात हो या फिर वहां पर कई एजेंसीज की रिपोर्ट हो, कई एक्सपर्ट्स का ये कहना हो, हमेशा हमारे अपनी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि पाकिस्तान में जिस तरह से इस्लामी चरमपंथी पाकिस्तानी सरकार या सेना कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, किसी भी वक्त तख्ता पलट हो जाता है, पपेट गवर्नमेंट होती है, तो ऐसे में इनका सेफ एंड सिक्योर होना बेहद जरूरी है। अमेरिका ने भी एक ग्रैब करके स्नैच एंड कंट्रोल, इस तरह की पूरी की पूरी फिलॉसफी जो है वो हासिल की थी। किस तरह से परमाणु बम की ताकत, अगर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, स्नैच एंड ग्रैब कर सकता है यूएस, वो कौन से हालात होंगे। आपको बता दें, जब वर्ल्ड ट्रेड टावर पर जिस तरह से हमला हुआ था, तो उसके बाद ये फिलॉसफी, ये पूरी की पूरी पॉलिसी अमेरिका ने बनाई थी, जहां पर स्नैच एंड ग्रैब की नीति होगी। आपात स्थिति में हथियारों को जब्त किया जा सकता है। आइए हम आपको समझाते हैं ये कि कौन कौन सी वो स्थितियां होंगी, ये भी अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। ये देखिए कि 2011 में पाकिस्तान के लिए ये नीति बनाई गई थी। 9/11 के बाद परमाणु हथियारों को जब्त करना, सुरक्षित करना, परमाणु हथियारों के खतरे में होने पर उस पर एक्शन लेना, ये नीति अमेरिका ने अपनाई थी। तो क्या आपको बताएं ऐसा मुमकिन है? 2012 में ब्रिगेडियर अली खान समेत 4 पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों को आतंकी संगठनों से संपर्क के आरोप में सजा मिल चुकी है। अमेरिका सैटेलाइट इमेजरी ह्यूमन इंटेलिजेंस के जरिए पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की निगरानी करता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों से होने वाले खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के लिए एक सीक्रेट पॉलिसी जो तैयार की थी, वो आपके सामने है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 9/11 के बाद 2011 में अमेरिका ने स्नैच एंड ग्रैब नाम की ये रणनीति बनाई थी, जिसका मकसद पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को आपात स्थिति में जब्त करना, सुरक्षित करना, जिससे ये हथियार किसी आतंकवादी संगठन, गैर जिम्मेदार तत्वों या फिर शत्रुतापूर्ण ताकतों के हाथ में न आए। और अगर अमेरिका को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में परमाणु हथियार आतंकवादियों के हाथ में पड़ सकते हैं, तो किस तरह से स्पेशल फोर्सेस भेजकर वो एक्ट कर सकती है, उन हथियारों को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित कर सकती है। तो पाकिस्तान का इतिहास खुद ब खुद ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। अब हिंदुस्तान ने जो अपील की है उसमें कितना दम है, तो अब आप देखिए कि पाकिस्तान पर किन किन स्थितियों में एक्शन हो सकता है, ये भी बता दें। फिर हमारे साथ बेहद खास मेहमान जो हैं इस वक्त जुड़ चुके हैं, वो बताएंगे कि आखिर ये मुमकिन है कि पाकिस्तान के परमाणु बम पर कोई एजेंसी विजिल रखे या फिर उसके परमाणु बम जो हैं वो उससे छीन लिए जाएं। अब यूएनएससी पाकिस्तान को खतरा माने तो उस सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। एक चैप्टर 7 है जिसके तहत एक्शन का प्रावधान है और आर्मी एक्शन के जरिए भी एटमी हथियारों पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। हमारे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल इस वक्त जुड़ चुके हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के न्यूक्लियर फिजिक्स के प्रोफेसर हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अशोक कुमार जी स्टूडियो में आ चुके हैं। मेजर जनरल विशंबर दयाल जी, शुरुआत आपसे ही। हर कोई पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को तो हमने कॉल कर दिया है कि भाई देखिए हम आपसे डरने और दबने वाले नहीं हैं, लेकिन ये मेजर कंसर्न है क्योंकि जब हमने युद्ध शुरू भी नहीं किया, जब हमने सिर्फ आतंक पर हमला किया, तभी आप धमकाने लगे न्यूक्लियर बम फोड़ देंगे, खात्मा कर देंगे, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ऐसे रिस्पॉन्सिबल स्टेट से क्या वाकई में बम लिए जा सकते हैं? इज इट पॉसिबल? देखिए, अगर दुनिया में आज एक कंट्री है जो नॉर्थ कोरिया के बाद जिसके परमाणु शक्ति से दुनिया अगर चिंतित है तो वो पाकिस्तान है। देखिए, नॉर्थ कोरिया में फिर भी एक चिंता तो नहीं है कि भाई वहाँ पे किसी किस्म का उग्रवाद हो या वहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स हो या वहाँ पे अनस्टेबिलिटी हो, वहाँ किंगशिप है। तो दुनिया को उस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ कोई खतरा नहीं है वहाँ, मतलब, लेकिन वहाँ का खुद का राजा ऐसा कि वो कुछ कर सकता है, जैसे कई बार वो कर देता है। और पाकिस्तान में तो ऐसे मैं समझता हूँ हजारों राजा हैं ऐसे। पाकिस्तान में अगर आपने देखा हो 2 साल पहले उनके यहाँ जब रिवोल्ट किया था अपना इमरान खान और उसकी पार्टी ने, तो जो उनके कोर कमांडर्स थे फौज
के कोर कमांडर्स के घर में जनता घुस गई, ठीक है, उनको बिल्कुल बेकाबू, मतलब उनके कंट्रोल में हमने नहीं देखा थी। था सड़कों पे क्या कुछ हो रहा था, सड़कों वो पे पूरी देखा, दुनिया के सामने और था। फौज छुप गई। तो अगर फौज के कोर कमांडर, मेरी अपनी जिंदगी ज्यादा जरूरी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी ज्यादा जरूरी है? अपनी जिंदगी हर आदमी गार्ड करता है। जो आदमी अपनी जिंदगी को गार्ड नहीं कर पाया, आखिर फौज सबसे बड़ी चीज है, फौज ही गार्ड करी उसको, वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज क्या गार्ड कर सकता है? तो अब दुनिया इस बात को नहीं समझ रही कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो स्टोरेज में हैं, जो आर्म नहीं है, जो मतलब जो कैरियर्स पे नहीं है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक बहुत ही रिस्की काम है, मतलब किसी आउटसाइड फोर्सेस के लिए, बिकॉज अगर आप आउटसाइड फोर्सेस का कोई भी यूज करते हो, इसका एक ही तरीका है कि जो उसकी कमांड एंड कंट्रोल सेटअप है ना, जो उसका कमांड कंट्रोल, जो इसको कमांड करता है, कंट्रोल करता है, बिकॉज बटन अगर हम देखा होगा, ब्रीफ केस कैरी करते हैं प्रेसिडेंट पिक्चरों में देखा होगा कि इस बटन से दबाओ तो ये न्यूक्लियर चलेगा, इससे दबाओ तो वो न्यूक्लियर चलेगा। तो वो जो उसको कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है और जो कैरियर सिस्टम्स है, आखिर अपने आप तो स्टोर से जा नहीं सकता कहीं, या तो हवाई जहाज पे जाएगा, या जो है आप उसकी जो है मतलब मिसाइल्स पे जाएगा। तो इन चीज़ों को अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर अमेरिका जिसके पास इसके बारे में बहुत नॉलेज है, अगर वो इन चीज़ों को नॉमिनेट कर दें और इनको न्यूट्रलाइज कर दें, जैसे F-16 है, मान लो वो कैरी करते हैं, अभी JF-17 कैरी करते हैं, J-10 कैरी करते हैं, वो सब अमेरिका के पास डिटेल्स है। अगर आप स्टोरेज की बजाय उस पर अगर आप ध्यान दें, उनको न्यूट्रलाइज कर दें, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, तो वो सडनली नहीं चेंज हो सकती। तो यही एक तरीका मेरे हिसाब से है, वरना अगर आप स्टोरेज फैसिलिटीज पे, अगर आप उस पर अटैक करोगे, आप कमांडोज भेजोगे, आप कुछ भी चैप्टर तहत 7 को मानता नहीं है कुछ भी पाकिस्तान, तो वो एक जब जिस कंट्री में नॉन स्टेट एक्टर्स हों, जिस कंट्री में हार्ड लाइन आर्मी हो, वो किसी ना किसी जगह, धमकी एक बात है, लेकिन उसका अस्तित्व कभी भी, उसको ऐसे लोगों को अस्तित्व खतरे का मतलब ये भी लगता है कि पानी बंद कर दिया उनका ना, हम इसको वॉर मानते हैं, वॉर मानते हैं, वॉर एक्ट ऑफ मानते वॉर। हैं। तो वो कहेगा एक्ट ऑफ वॉर में, वो कल बोलेगा जी पानी, मेरे लोग सूखा पड़ रहा है, आप दीजिए, नहीं तो मैं बम चलाता हूं। तो आप कब तक इसको हर रोज झेलते रहेंगे? तो मेरा मानना है कि इसका कोई ना कोई इलाज तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे दर्शकों को जरा एक चीज और भी समझा देते हैं कि सर जो बात कह रहे थे वो भी एक बार क्लियरली समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं वो डिसमेंटल करके रखे जाते हैं, फिर वो लॉन्चर पे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं न्यूक्लियर बम पड़ा हुआ है उसे आप उठाएंगे और फोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जिस तरह से हमने लगातार बताया था कि चाहे सरगोदा हो या दूसरे पाकिस्तान के जो ऐसे इंस्टॉलेशन है जहां पर कहा जाता है, दावा किया जाता है कि वहां पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर वॉरहेड जो है मौजूद हैं, तो वहां पर स्टोरेज होती है, असेंबली यूनिट हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन होता है कि वहीं हो, और एक लॉन्चिंग यूनिट होती है, यानी कि जिस तरह से अभी बिशंबर सर ने बताया कि या तो आपके जो फाइटर एयरक्राफ्ट होंगे वो उनको लॉन्च करेंगे, तो आप स्टोरेज पर निगरानी रखने की बजाय आपको कहीं ना कहीं जो उनकी लॉन्चिंग कैपेसिटी है उसको डिग्रेड करना होगा। एक ये तरीका हो सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर क्या तरीका होता है ये भी अपने दर्शकों को यहाँ ग्राफिक्स के जरिए हम समझाते हैं। अमेरिका पहले भी लगातार अपने लिए तो अपने डिफेंस के लिए वो इस तरह की नीतियां तैयार करता रहा है। स्नैच एंड ग्रैब के बारे में हमने आपको बताया, 9/11 के बाद उसने पॉलिसी बनाई थी, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का चैप्टर 7 है, उसमें क्या कहा गया है वो भी जान लीजिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति अगर खतरे में पड़ रही है, मानवता के लिए खतरा है, तो चैप्टर 7 के तहत, कानून के तहत कार्रवाई होती है। पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं उस मुल्क पर, ट्रैवल बैन किया जाता है, डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़े जाते हैं, पोर्ट और एयर स्पेस तक ब्लॉक कर दिए जाते हैं, यानी कि एक तरह से कट ऑफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो मुल्क इससे भी नहीं सुधरता है तो मिलिट्री एक्शन होता है, उस देश पर एयर स्ट्राइक भी की जा सकती है। आप देखिए, आर्थिक प्रतिबंध लगाया, ट्रैवल बैन किया, इंटरनेशनल पीस के लिए एक्शन लिया, फिर भी नहीं सुधरा तो फिर आप कमांडोज भेज सकते हैं, आप एयर स्ट्राइक कर सकते हैं, नेवल स्ट्राइक कर सकते हैं, या आर्मी का एक्शन हो सकता है। तो ये विकल्प जो हैं चैप्टर 7 के तहत यूएन के मौजूद हैं। लेकिन यह भी उतना ही बड़ा सच है कि आज तक IAEA ने किसी देश से उसका परमाणु बम नहीं छीना है, लेकिन अमेरिका और अलाइज ने अपने अपने तरीके से एक्शन जरूर लिया है। इराक के बाद किस तरह से पाकिस्तान पर एक्शन क्या हो सकता है, 1991 में हथियार बनाने का टारगेट था, इराक नहीं बनाया परमाणु हथियार, लेकिन एक केमिकल वेपन का खतरा जो है लगातार मंडराता था। 2000 में इराक पर रासायनिक हथियार रखने का आरोप लगा था।
हथियार वो मिले नहीं मिले वो अलग बात है, लेकिन इराक पर किस तरह से अमेरिका ने एक्शन लिया। सद्दाम हुसैन का तख्ता पलट हुआ, उसको फांसी दी गई, बाकायदा जंग लड़ी गई, जिसके बाद सद्दाम हुसैन की तानाशाही खत्म हुई। ऐसे ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से उस पर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार धमकी दी है कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो ईरान के कार्यक्रम को निशाना बनाकर अमेरिका हवाई हमले करेगा। इसको लेकर एक समझौता भी हुआ था जिसे तोड़ दिया गया। ईरान की तरह उत्तर कोरिया ने भी परमाणु कार्यक्रम चलाया था। तो आपने इराक के बारे में जाना, ईरान के बारे में जाना, और उत्तर कोरिया की बात करें तो उसके पास करीब 50 परमाणु बम होने का दावा किया जाता है। उत्तर कोरिया पर भी यूएन, अमेरिका समेत तमाम देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, लेकिन ये सब जो है इसके बावजूद भी उनका जो बम है वो उनके पास एज इट इज मौजूद है। प्रोफेसर अशोक, क्या कुछ कानून कहते हैं, क्योंकि आप न्यूक्लियर फिजिक्स से ताल्लुक रखते हैं, तो आप एक मुल्क जो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है और बॉम्बिंग के लिए भी कर रहा है। हमें नहीं पता कि वो कितना एनर्जी में इस्तेमाल कर रहा है और कितनी बड़ी तादाद में बॉम्ब पे बॉम्ब बनाया जा रहा है। तो ऐसे में क्या चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं? देखिए, ट्रीटीज होती हैं, मेनली ट्रीटीज होती हैं। हमारे यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में ट्रीटीज़ हैं, सेंट्रल एशिया में ट्रीटीज़ हैं, अफ्रीका में ट्रीटीज़ हैं, लेकिन ये बहुत सारी ट्रीटीज़ वहाँ पर हैं जहाँ पर न्यूक्लियर के नाम पे कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो अपने पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आती है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी की इंटरवेंशन, जो वहाँ पर मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वर्स भेजते हैं। जैसे कि नॉर्थ कोरिया में था, नॉर्थ कोरिया जब तक NPT का पार्ट था तो तब तक वहाँ पर ऑब्जर्वर्स रहे, और उसके बाद 2015 से वहाँ पर उनको निकाल दिया गया, क्योंकि उन ऑब्जर्वर्स ने बताया कि यहाँ पर नॉन पीसफुल जो वो प्रोलिफरेशन है उसका हो रहा है। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि बाकी वो हो रहा है, क्योंकि हमें पर सीस्मिक एक्टिविटीज और सैटेलाइट इमेजेस से पता लगा कि वहाँ पर जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत ही हाई इंटेंसिटी का जारी रखा हुआ है। यहाँ पर एक यूक्रेन का भी एग्जाम्पल आता है, जहाँ पर हमने डिसआर्म किया इन यूक्रेन को, और आज जो यूक्रेन में हो रहा है तो वो हम सब जानते हैं, लेकिन उसको जैसे ही बाकी कंट्री साथ दे रही हैं कि उसको पूरी तरह से निस्तेनाबूद ना किया जाए, तो ये उसकी सिक्योरिटी बनाई जाती है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी को स्टेप्स लेने चाहिए, जरूर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। कंट्रीज़ की जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स है वो हावी हो रही है, और कट्टरपंथी ताकतें जो है इसका कब्जा ले सकती हैं, और किसी भी दम पर, किसी भी टाइम पर जो आस पड़ोस की कंट्रीज उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। और इंडिया जो कि प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉशियस होकर रहना पड़ेगा कि एजेंसी जो ये US है और ये एजेंसीज हैं वो ये काम करें, और ये उनकी जो ऑब्जर्वेशन है और जो उसकी सेफ्टी है और स्टोरेज है वो उन एजेंसीज के निगरानी में जरूर हो। एटलीस्ट यहाँ पर स्टार्ट करें, और उसके बाद इसको डिसआर्म करने के लिए और भी स्टेप्स हैं, जैसे इनका रॉ मटेरियल इंपोर्ट है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगें, और रॉ मटेरियल का यूसेज है जो कि हमारी ट्रीटीज में आता है, लेकिन बोथ दी कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ दिस ट्रीटीज, बट उसका जो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट है जो कंट्रीज इनको, उसने वो ट्रीटी साइन नहीं की हुई है, तो वो तो इंडिया ने भी साइन नहीं की है, लेकिन हम फिर भी बहुत ज्यादा पीसफुल पर्पस के लिए, पर हमारी पॉलिसी जो है बिशंबर सर वो है हम लोग फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, नहीं करते। ठीक है, शायद पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कहता नहीं हम तो फर्स्ट यूज करेंगे, और वो बार बार छोटी छोटी बात पे कहता है करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ऐसे में हमारी अप्रोच, अगर हम यूएन के रास्ते एक पूरा कॉन्सेंसस बनाकर पूरी दुनिया को समझाकर जाएं, आपको लगता है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, यूएन की तो कोई रेलेवेंस ही नहीं है। आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हो, यूएन की तो कोई बात ही नहीं मान रहा। प्रॉब्लम सारी दुनिया में आज के दिन क्यों है? क्योंकि स्लोली अमेरिका ने जो कार्रवाई की जब से वो वर्ल्ड बैलेंस खराब हुआ ना, सोवियत यूनियन और अमेरिका का, तब से अमेरिका ने यूएन को बिल्कुल डिफंक्ट कर दिया। अब यूएन पे ना किसी का भरोसा है, यूएन डिफंक्ट है, यूएन की कोई मानता नहीं है। वो इजराइल यूएन को क्या बोलता है, तो पाकिस्तान भी वैसा ही स्टेट है। देखिए, ये ट्रीटीज और ये सब उनके लिए हैं जो देश इसमें विश्वास करते हैं। पहले तो अपने देश में विश्वास होता है ना कि भाई मैं लॉ ऑफ लैंड चलता है यहाँ। पाकिस्तान में खुद में तो लॉ ऑफ लैंड है नहीं। आप इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल रेगुलेशन, इंटरनेशनल ट्रीटीज की बात करो, पाकिस्तान ऐसा स्टेट नहीं है, ये कुछ नहीं मानता। पाकिस्तान के साथ अगर भारत को कुछ करना है तो हमें उसके साथ या तो एक बार अब जैसे था हमें उससे एग्री करना चाहिए था, ओके वी विल स्टॉप इट, कंडीशंस होनी चाहिए थी उसके साथ, इस टाइप की कंडीशन जो अभी कह रहे हैं हम लोग, ये कंडीशंस होनी चाहिए ताकि उसको डी न्यूक्लियर किया जाए किसी तरह से। नहीं तो पाकिस्तान का ये दुनिया के लिए खतरा बना रहेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं। देखिए, जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वहाँ तो आप वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। आपने थोड़ी सी गलती की है, कोई भी, अब आपने देखा ना जरपोजिया में और वहाँ जहाँ थे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, कैसे रशिया ने शुरू में कंट्रोल किया। इमेजिन रशिया ने
जरपोजिया छोड़ दिया, बहुत सा छोड़ दिया एरिया, पर वो न्यूक्लियर रिएक्टर का एरिया छोड़ा बिकॉज उसको पता है नॉन स्टेट एक्टर्स या किसी किस्म का कोई भी, तो उसका एक बहुत बड़ा खतरा है। तो और जहाँ न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, तो पाकिस्तान का इस टाइम पे ये सब जो है मेरे ख्याल में थियोरेटिक है, बिकॉज चैप्टर 7 का मीनिंग है कंट्रीज विच आर अबाइड बाय लॉज, इंटरनेशनल ट्रीटीज और इंटरनेशनल वो ये इधर कुछ नहीं है। आप इसकी डिप्लोमेटिक खत्म कर दो, आप इसका कुछ भी कर दो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और शायद चाइना और अमेरिका अपने अपने हितों के लिए इसको बहुत ज्यादा हद तक कॉर्नर भी नहीं करते हैं। चाइना फंड करता है, पहले अमेरिका करता था। अमेरिका कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और चाइना नहीं करेगा बिकॉज चाइना के अपने इंटरेस्ट है। और ये तो हमें तो देखो किसी पे विश्वास होना ही नहीं चाहिए अब इस चीज का। हमें तो हमारी ये मुहिम होनी चाहिए कि अगर अगली लड़ाई स्टार्ट करते हैं तो टेररिस्ट हाइड्स पे नहीं अटैक करेंगे, हम वो डिस्ट्रॉय करेंगे जो कैरियर्स है, न्यूक्लियर कैरियर्स है, हमें उनको डिस्ट्रॉय करना। मेरा अपना सर वो हो गए जो जहां से, जैसे हमने सरगोदा देखा, जिस तरह से वहां पर हमने देखा कि कैराना हिल्स के पास सरगोदा था, तो सरगोदा हमारे तमाम जो एक्सपर्ट आए उन्होंने भी बताया, रिपोर्ट्स भी कहती है सरगोदा लॉन्चिंग बेस था वहां पर। तो अगर सरगोदा को आपने डिस्ट्रॉय किया है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज आपने दिया है कि भाई अभी फिलहाल हमने आपका उस एरिया की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उनको हमने डिसफंक्शनल कर दिया है, पैरालाइज कर दिया है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं होगा। देखिए जो कैरियर्स है ना वो स्टोर के बिल्कुल नजदीक नहीं होंगे, वो भी टाइम लेते ना। एक इमीडिएट होता है, आखिर आज भी जब नॉर्मल पीस टाइम पे, नॉर्मल पीस टाइम पे जो ये फैसिलिटीज हैं ये बिल्कुल बहुत वेल स्प्रेड होंगी, हाँ जी, होंगी कंट्री में, कहीं कहीं होंगी है, वो हम यही दिखा देते हैं कि किस तरह कहीं कहीं होंगी। तो ये कोई नहीं, सरगोदा में तो सिर्फ स्टोरेज है, और जो सरगोदा में इमीडिएटली यूज होगा वो भी हाफ एन आवर, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स पहले कहीं से मोबिलाइज करेगा, फिर उसको करेगा। ये बहुत स्पेसिफिक ड्रिल्स है, ऐसा नहीं है कि वहीं पे स्टोरेज है, वहीं पे कैरियर है, वहीं पे रिएक्टर है तो एक दिन सब तबाह अपने आप ही हो जाएगा। कमांड सेंटर अलग होगा, स्टोरेज सेंटर अलग होगा, असेंबलिंग यूनिट अलग होगी। तो जरा हम अपने दर्शकों को यहाँ पर मैप के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के पास कौन कौन से वो जो इलाके हैं जहां पर अभी बताया जाता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के परमाणु बम जो है, परमाणु हथियार जो हैं वो मौजूद हैं। अब वो डिसमेंटल हैं, कहाँ पर उनकी असेंबलिंग यूनिट है, कहाँ उनके लॉन्चर्स हैं, उसको लेकर अलग अलग सवाल हो सकते हैं। लेकिन ये देखिए, खुशदार एक जगह है, आक्रो मिलिट्री बेस जो है एक जगह है, पानो अकील एक जगह है, किराना हिल्स के बारे में हमने बताया ही, जिसको लेकर लगातार चर्चा हो रही है, और गुजरावाला मिलिट्री बेस। तो ये मिलिट्री बेसेस जो हैं, यहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल होंगी, न्यूक्लियर बॉम्ब्स होंगे, वो तमाम जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण बेस बताए जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि इसके अलावा भी बताया जाता है कि कई ऐसे बेसेस भी हैं जहां पर आपको बताएं कि जिनके अंदर डिटेल में बड़ी तमाम एस्टैब्लिशमेंट जो है उनकी कहां कहां पे है। इसका एक पूरा डिटेल मैप आपको दिखेगा। तो यहाँ पे ग्वादल एनरिचमेंट प्लांट मौजूद है, यहाँ यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट है। तो कई बार ये भी बिशंबर सर मुश्किल हो जाती है कि डिफरेंशिएट करना कि कहाँ आप न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं और कहाँ आप सिर्फ एक फेस दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ पे हम न्यूक्लियर एनर्जी का काम कर रहे हैं। नहीं ऐसा प्रोफेसर साहब ज्यादा बेटर है। देखिए ये मिक्स्ड होते हैं ना। अगर आप 20% एनरिचमेंट पे जा रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। जैसे ये है गढ़वाल एनरिचमेंट प्लांट, तो ये ऐसा भी होता है कि भाई ठीक है, हम ये दिखा रहे हैं कि भाई हम ये एनर्जी के लिए और पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल कर रहे हैं। परसेंटेज नहीं बताई गई है। अगर आप परसेंटेज देखेंगे, जैसे ईरान में क्या हो रहा है, आपकी परसेंटेज कितनी एनरिचमेंट की है, जैसे परसेंटेज इंक्रीज होगी आप न्यूक्लियर वारहेड्स की तरफ जा रहे हैं। अगर वो लो परसेंटेज है तो आप रिएक्टर प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं। बट आई डाउट कि कितने रिएक्टर्स से वो बिजली पैदा कर रहे हैं। हम तो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, फ्रांस 80% यूज कर रहा है, यहाँ पर बहुत कम यूज कर रहे हैं। जब वो बहुत कम यूज कर रहे हैं तो किस चीज के लिए एनरिचमेंट हो रही है? ठीक है सर, एक बार आइएगा। और देखिए एक बात बताऊं, ये तो एटॉमिक एनर्जी वाले इस मामले में तो उस्ताद हैं, क्यों प्रोफेसर? जी इस मामले में नहीं, वो सर देखिए मैं एक पता है क्या हो रहा है। और खासकर जब कादिर इंसिडेंट हुआ उसमें क्या हुआ, जब इन्होंने प्रोलिफरेशन किया, देखिए ये भी कहती है इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी कि आप प्रोलिफरेशन को रोकें। यहां से सबसे पहले प्रोलिफरेशन स्टार्ट हुआ अब्दुल कादिर के टाइम पे। बाकी कंट्रीज को आपने वो टेक्नोलॉजी दी जो नहीं देनी चाहिए थी। तो ये इन्हीं सेंटर्स के थ्रू जो एनरिचमेंट प्रोग्राम्स हैं, वहां से आप ये दिखा रहे हैं कि आपका एनरिचमेंट तो है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे गढ़वाल एनरिचमेंट प्लांट है, तो यहाँ पर यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट लिखा हुआ है, तो यानी कि ये एनर्जी के लिए यूज हो रहा है या किसी भी तरह से शेडो भी हो सकता है? दोनों साइड जा सकता है, शेडो हो सकता है। अब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वॉरहेड प्रोडक्शन है, यहाँ तो क्लियर कट वॉरहेड प्रोडक्शन हो रहा है। मिसाइल कॉम्प्लेक्स शाकादारा, यहाँ भी
क्लियर कट उन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है कि यहाँ पर ये हो रहा है। जी। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स फतेह जंग, तो ये मिक्स है। मिक्स है यहाँ पर मतलब मिक्स मतलब कुछ भी हो सकता है। जी हाँ जी। ठीक है, और यहाँ पर यहाँ पर चश्मा प्रोसेसिंग प्लांट, जी प्लूटोनियम रिप्रोसेसिंग हो रही शो है, कर रहा है कि ये रिएक्टर के लिए, लेकिन ये उस साइड भी जा सकता है, किसी भी साइड जी, जा जी, सकता है। ठीक है जी। और कुशाब न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे भी- प्लूटोनियम प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए मैक्सिमम साइट्स वही हिंट कर रही हैं कि दिखाने को तो लग रहा है कि ये एनर्जी हो रही है, पीसफुल पर्पस के लिए करे, क्योंकि ठीक है। जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स इंटरेस्ट एजेंसीज के साइट्स पे जाएगा तो वो देखेंगे ओ इट इज फॉर पीसफुल पर्पस, बट कितनी परसेंटेज ये पीसफुल पर्पस के लिए जा रहे हैं, वहां पर लिमिटेशंस है और लिमिटेशंस हमें शो नहीं की जाती है। ठीक है, और सर देखिए जो इनकी लॉन्चिंग की बात कर रहे थे आप विशंबर सर, तो देखिए कि आसपास ही देखिए एयरबेसेस जो हैं वो भी साथ ही साथ मतलब मौजूद बताए जा रहे हैं। जी। तो यानी कि लॉन्चिंग जो होगी आप एयरक्राफ्ट में कैरियर में लेके जाएंगे, हाँ, बिल्कुल नहीं, मिसाइल भी मिसाइल भी होंगी, हाँ भी है मिसाइल भी उसकी। होंगी, हाँ। तो वहां पर मिलिट्री बेस भी आसपास ही है। हाँ, वो तो बिकॉज पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं है। देखिए 400 किलोमीटर उसकी military डेप्थ base ही है है। ये देखिए हाँ, ये जी, भी military बेस base है, है, मिलिट्री जी। बेस है, यहाँ military जी। base है। ये भी मिलिट्री बेस है। और ये भी देखिए कि आप एलओसी के आसपास हैं, हाँ तो सारे उसका के सारे टारगेट जो मेन LOK है, मेन टारगेट इस साइड है, उस ठीक साइड है। नहीं, अफगानिस्तान नहीं की side नहीं पे नहीं, एलओसी के आसपास आप इसलिए कह रहे हो बिकॉज उसका जो टेरेन है ना, देखिए जो नीचे पूरा का पूरा उसका पिना, देखिए आप पूरा का पूरा सिंध प्लेन है, पूरा पूरा पंजाब प्लेन है, शो विंडो में है प्लेन में बिल्कुल, फिर या तो उसकी कोस्टल लाइन है, बलूचिस्तान उसका डिस्टर्ब्ड है, तो उसको ये सबसे जो ये एरिया उसको सबसे सेफ लगता है बिकॉज उसकी माउंटेनियस टेरेन है, वैलीज हैं, हाइट्स हैं, यहाँ ये एक बेल्ट है जो कि आप समझो पीओके से निकल के और ऐसे बैक साइड में जैसे जब हमने देखा एक्टिव बेल्ट, एक्टिव बेल्ट, सरगोदा वगैरह से निकल जी, जाती है, तो बिल्कुल। ये एक बेल्ट है। बेल्ट। ओके, तो उसमें उसको हाँ कुछ बिल्कुल आप protection सही, चाहिए। बिल्कुल लाइन से वहां पे सारे एक साथ। तो ये मिक्स्ड होता है, आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे एनर्जी के लिए, एनर्जी रिचमेंट के लिए यूज हो रहा है या फिर वॉरहेड्स बनाने के लिए। Exactly। तो सर इस पे IAEA का कोई कंट्रोल रहता है, जो एजेंसी के बारे में हम लगातार नाम सुनते हैं? नहीं, कंट्रोल्स इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि आप किसी ट्रीटीज के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन ये जरूर है कि ऑब्जर्वर्स टाइम टू टाइम इसकी देखरेख कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि आपका कितना एनरिचमेंट चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है। जैसे ही 1% के ऊपर जाएगा तो ये वार हेड्स की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर फिर बार बार वो यूएस की तरफ सिग्नल जाता है, यूएस कैसे प्ले कर रहा है इन चीजों के प्रति। बहुत सारा टेक्नोलॉजी तो यूएस से इंपोर्ट हो रहा सर है। आपने बहुत बड़ी बात कही है कि यूएस कैसे प्ले कर रहा है, ये बड़ी बात है और इस पर टीना, चर्चा एक कर लेते छोटी सी हैं बात। जी। और प्रोफेसर साहब एक बात तो है ना, देखिए जो फ्यूल है जी। वो तो कहीं से बाहर से आता है, इनके जी। पास फ्यूल कैपेसिटी तो है नहीं, जी तो फ्यूल जो है वो भी तो ये कहीं से ले रहे हैं, चाइना से ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, फ्यूल ले रहे हैं ये। जी। तो उसमें कितनी कंजम्पशन बढ़ती है, किस टाइम पे कितनी, वो सब आई थिंक लेकिन इंटरनेशनल प्रॉब्लम ये है एटॉमिक कि वो तो एनर्जी कहते के हैं उनके पास पाव के बम है, उनके पास इतने बड़े बड़े नहीं, बम है, वो तो डंके की चोट पे इंटरनेशनल खोल- एटॉमिक एनर्जी को बिल्कुल वो है कि अगर आप एक रिएक्टर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो तो वहां आपको इतना फ्यूल छोटा फ्यूल चाहिए। और वो इतनी हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और इतनी आप यूज कर सकते हैं। जब आप उतनी हॉर्स पावर यूज कर रहे हो लेकिन हॉर्स पावर वही है आपकी और आप एक्स्ट्रा बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। यानी कि तो अगर एक्स्ट्रा वो कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा आ रहा है, उस रेशो में अगर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रही है, आपके पास ऐसे प्लांट्स मौजूद नहीं है जो उस रेशो में एनर्जी तो कहीं और जा रहा है ना फिर तो वो। इसका मतलब ये जो सारे प्लान्स हमने आपको बताए हैं ये मिक्स यूज हो रही है। अब सर घूम के फिर वही यक्ष प्रश्न आ रहा है कि ठीक है हमने कह दिया ऐसा होना चाहिए, हम दबाव भी बना रहे हैं, रीजंस भी बता रहे हैं, खुद अमेरिका ने स्नैच एंड ग्रैब पॉलिसी अपने हित का ध्यान रखने के लिए बना दी है, लेकिन अब जब भारत कंसर्न बता रहा है तो यहां पर क्या हमें भी अमेरिका की राह ही चलना होगा? भाई अमेरिका को जब अपना खतरा लगता है तो वो घर में घुसकर भी मार सकता है, उसको लगता है तो बिना किसी सबूत के वो इराक में इन्वेड भी कर सकता है, ईरान भी जा सकता है, वो सुलेमानी को भी उड़ा सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से काम करता है। जब उसने पॉलिसी बनाई थी जी जी। तो देखो ना उसके पास ऑप्शंस थी, उसकी CIA के काफी लोग यहाँ अवेलेबल होंगे उस टाइम पे, इनकी कॉपरेशन होगी अफगानिस्तान के अगेंस्ट, इनके कमांडोज की इनकी आपस में कॉपरेशन होगी, CIA और ISI की कॉपरेशन होगी, जो इनके स्पेशल फोर्सेस हैं ISI की और CIA की, उनकी कॉपरेशन होगी, तो उस टाइम उन्होंने बनाई होगी। तो दे नो एवरीथिंग, अमेरिकन नो एवरीथिंग। पर अमेरिका में क्यों ऐसी जगह फंसेगा जहां पे न्यूक्लियर एक एक्सप्लोजन का डर हो? तो मेरा मानना है कि जो कुछ करना है भारत को करना है, और भारत के लिए भी अब बड़ा डिफिकल्ट है इसको रिजॉल्व करना, बिकॉज ये अब एक आपके पेन है एक तरह से। हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होना चाहिए। हाँ, हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि इनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। एग्जैक्टली।
ताकि ये देश के लिए खतरा नहीं। ठीक है, तो इनको न्यूट्रलाइज कैसे किया जा सकता है? अब आपको IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में भी बता दें, जो पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की निगरानी करती है। IAEA एक इंटरनेशनल बॉडी है जो दुनिया भर में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की निगरानी करती है। 170 से अधिक देश इसके सदस्य हैं। इसका काम परमाणु हथियारों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि ये परमाणु हथियार के विस्तार और उनकी सुरक्षा से जुड़े हुए मामलों को देखती है। यानी कि आपको बम बनाना है, बनाइए, चेक एंड बैलेंस रखेगी। IAEA के पास किसी देश की संप्रभुता को चुनौती देने की ताकत नहीं है, या ताकत के दम पर कब्जा करने का कोई कानून या सैन्य अधिकार नहीं है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकती है और इंस्पेक्शन कर सकती है, रिपोर्टिंग कर सकती है, वो भी तब जब वो देश इसकी इजाजत दे। IAEA पाकिस्तान के एटमी बम जब्त कर सकती है, ऐसा नहीं है। निगरानी का काम वो कर सकती है, ये हम आपको बता रहे हैं। और ये निगरानी भी प्रोफेसर साहब उन्हीं लोगों पर लागू होगी जो किसी ट्रीटी के तहत बाउंड होंगे। ऐसा भी मतलब ऐसा है कि ये बॉडी है न्यूट्रल बॉडी, और इस बॉडी को, लेकिन ये UN की जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को रिलेट ईरान में किया था सेफगार्ड इंस्पेक्शन किया था, क्योंकि उनको अलाउ किया गया। तो ये भी US के कहने से अलाउ किया ये US की एग्रीमेंट थी और पॉइंट था। US और ईरान की जो जब डिस्कशन चल रही, नेगोशिएशन चल रही थी, तो वहां से हुआ, तो ये वहां से था। अब देखिए, चाइना, पाकिस्तान एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुका है। सबसे बड़ी बात तो पीनाज आपको समझनी पड़ेगी, जब एक कंट्री थ्रेशोल्ड कर देती है और वो कहता है ये मेरे पास है, हाँ। और मूर्ख हो वो आदमी, और उसके यहाँ टेररिस्ट हो, और उसके यहाँ सरकार का सत्ता कभी भी पलट सकते हैं, उसके यहाँ फौज की भी अहमियत, जैसे देखा हमने जो इमरान के टाइम हुआ, तो सबसे बड़ा खतरा तो ये कि इट्स ए वेरी अनस्टेबल स्टेट, जो कमांड एंड कंट्रोल किसी की क्लैरिटी नहीं है। इसमें एक बहुत ही एक असमंजस में, पर इसका इलाज कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान कहीं नहीं यूज़ करने वाला, कोई उसके नॉन स्टेट एक्टर्स यूज़ करने वाले नहीं है। उनको ये भी पता है कि अगर आप यूज़ करोगे तो आपका अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कुछ यहीं चल पड़े इनमें से। आखिर हमारे डिफेंस सिस्टम उनको वहां भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। No, that is the plan. तो वो लोग जो है वो समझते हैं ये सब बात। तो ये अब एक अपने आप में डराने वाली चीज बनाई, डराने वाली है ज्यादा, मतलब इस पे डरने की न्यूक्लियर ब्लफ तो उनका जो था वो हमने कॉल कर दिया कि भाई हम जो हैं आपको अब आपके जो न्यूक्लियर ब्लफ के जो दबाव हैं उसमें नहीं आने वाले हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के सभी परमाणु संपन्न देश कहते हैं नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, लेकिन पाकिस्तान को आपने सुना, सिर्फ आतंक के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया गया था। उससे पहले ही पाकिस्तान बार बार हमारे पास ये वाला बम है, हमारे पास पाव का बम है, हमारे पास आधा किलो का बम है, हम ऐसा कर देंगे। पॉलिटिकल, आर्मी, डिप्लोमेटिक, हर चैनल पर हर जिम्मेदार, गैर जिम्मेदार कहना सही होगा, हर उस शख्स ने इस तरह के बयान लगातार दिए हैं। तो ऐसे में सर एक आम आदमी के तहत जो मन में सवाल आता है, भाई कोई तरीका है कि इनके जो मौजूदा हथियार हैं उनको छीना जा सके? नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ। मतलब आप उनसे ले नहीं सकते, उनको न्यूट्रलाइज करके कहीं मतलब वहां से उठा के किसी और जगह या नहीं, कुछ नहीं कर सकते। नहीं, आप उसका जो एक मैकेनिज्म है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन, एक बार आपने बना दिया ना न्यूक्लियर बॉम्ब, आप सोच नहीं सकते उसकी कितनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, कितना बड़ा हेडेक है। ये तो पाकिस्तान ने ऐसे हेडेक ले रखा है अपने, ये वर्ल्ड में मेरा मानना ये है कि ये जो न्यूक्लियर पूरा का पूरा एक वर्ल्ड ट्रीटी के तहत एवरीबडी शुड डिस्ट्रॉय दिस। आई मीन ये न्यूक्लियर पावर खत्म करवा होती है, मुझे लगता है इससे एनवायरनमेंट पे, इससे इसके टेस्टिंग से, इससे भी दुनिया बदल रही है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स है सर, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं इसके, जनरेशन की जनरेशन जो उनको इफेक्ट पड़ता तो है। ये तो इंटरनेशनली हो सकता है जब सब इसको छोड़ दें, पर एक रेस है, कोई ना कोई रखना चाहता है। मेरा ये मानना है कि अगर यूएस चाहे तो हो सकता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूएस से आ रहे हैं, अब चाइना से आ रहे हैं। अगर ये दो कंट्री चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन नए वाले तो रोक देंगे और बनने का प्रोडक्शन रोक देंगे, लेकिन जो पहले से बना के रखे हुए हैं उनको कैसे? नहीं, चाइना वो भी नहीं रोकेगा। आप मतलब अब तो फ्यूल तो उसको मिलेगा, देखिए न्यूक्लियर फ्यूल मिलेगा, बिकॉज आपने देखिए ये जो लगे हुए हैं उसके यहाँ, ये आपने तो कॉर्पोरेशन में लगाए, उसने अपना पैसा थोड़ी खर्चा है। बैंक, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रखा है, कहीं IMF से लोन ले रखा है, कहीं अमेरिका ने लगा रखा है। मैं काश मुझे पता होता, मैं रिसर्च करके लाता है कब बना था इनका रिएक्टर, किसने लगवाया था, किसमें किसके जो अमेरिका अपने लिए अपनी सेफ्टी और चाइना ने लगा रखे हैं। नहीं, जो अमेरिका ने, चलिए हमें तो भी बहुत कुछ करना है अगर हम बात करें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी, लेकिन अमेरिका ने जो स्नैच एंड ग्रैब पॉलिसी बाकायदा बनाई थी कि उसमें एक्शन प्लान क्या होगा, किस तरह से हमारी सेना कमांडोज क्या जाएंगे, क्या करेंगे, तो जब उसके ट्रूप्स ऑफ
अफगानिस्तान में थी, अब उसका क्या जाता है, यहाँ लड़ो मरो। अच्छा, तब बनाई थी। हाँ, अब जाने दो, अच्छी बात है। पर वो उस टाइम क्या करते सर, ऐसा क्या करते कि वो मतलब वो ले सकते थे, या वो भी एक सिर्फ ऑप्टिक्स थी? नहीं। अमेरिका, देखिए अमेरिका की एक बात आपको माननी पड़ेगी, एक बार जब वो ठानते हैं, उनकी डिटेल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर एक चीज एक लास्ट लाइन तक, कोई चीज पॉस्चरिंग नहीं है वहाँ, कोई ऐसे नहीं है कि भाई मतलब प्रोपेगेंडा के लिए बोल दिया हो। अगर उन्होंने कुछ किया तो उसकी पूरी पॉलिसी बनी होगी, उसके एक्शन प्लान बना होगा, एक्शन प्लान में नॉमिनेटेड तक होंगे, रिहर्सल भी की होगी उन्होंने। अच्छा, पक्का रिहर्सल की होगी कि अगर कभी करना पड़े तो क्या करेंगे, ऐसे सिमुलेट किया होगा। हम बना सकते हैं ऐसा कुछ? हम बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? हम वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये 5449 किसके पास कितने हथियार हैं? ये मेरे फ्रेंड रशिया के पास है। इसमें एक और चीज है, इंटेंसिटी। जब हमने यूज किया था 20-30 किलो टन हिरोशिमा नागासाकी में, आज रशिया के पास जो कैपेसिटी है वो 800 किलो टन की है। मतलब पूरा जापान जो अब एक बम से खत्म हो सकता है। नहीं, बहुत सा अमेरिका की हाफ है, 450 किलो टन की कैपेसिटी है। वैसे ये कैपेसिटीज भी बहुत ही, रशिया और अमेरिका। चलिए, तो अमेरिका इस बात से हम इतना समझ पाए हैं कि अगर कोई एजेंसी लेना चाहे बम, वो तो नहीं ले सकती है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने स्नैच एंड ग्रैब पॉलिसी अपने लिए बनाई, जिसका सर कह रहे हैं बाकायदा रिहर्सल भी किया होगा, एक एक चीज जो है वो डॉटेड लाइन पर होगी।